राइट। जनपत्री का ये जो है ज्योतिष का तीसरे भाग में आता है। अच्छा पहला तो आप पोरा शास्त्र में देख के बता सकते हो, अच्छा। पामेस्ट्री शास्त्र से पता चलता है, तो वैदिक पद्धति फिर उसके बाद हाँ। में आती है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में उसको ये ऐसे महापुरुष मिलना मुश्किल है हाँ जो आपको देख के बता सके कि आप कौन सा ग्रह, कौन सी हाँ। क्या स्थिति है, ये सब मिलना मुश्किल है। हम्म, कोई व्यक्ति पामेस्ट्री शास्त्र से हाथों से बताना वो मुश्किल हो जाएगा। हम्म, इसलिए वैदिक पद्धति से ये सुलभ जाता है, लोग देखते हैं तो कुछ प्रतिशत उनको राहत मिल जाती है। तो वैदिक पद्धति से भी क्यों ना हो, परंतु उनको देखना जरूरी है अगर उनके जीवन में वो सुखी संपन्न देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के लाइफ में 3 बातें चाहिए। उसको चाहिए उसका मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आर्थिक सुख। ये तीनों अगर संतुलन में है तो व्यक्ति सही है। ये तीनों में से एक भी बिगड़ा हुआ तो वो डिस्टर्ब है, फिर उसको परेशानियां उसके लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। तो ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसको जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली जो होती है, उनकी जो 12 हाउसेस है उस तरफ थोड़ा चल देंगे। राइट। तो जो हमारा प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान हमारा आत्मा का कारक है, खुद का है, हमारा रूप, रंग, हमारा रंग किस प्रकार का है, हम कैसे दिखेंगे, हमारा स्वभाव कैसे होगा। जैसे बर्फ का स्वभाव ठंडा है, उबला हुआ पानी गर्म है, तो हमारा स्वभाव जो ग्रह वहां पर बैठा हुआ है, फिर वो उससे कारकत्व, वो उससे हमारा स्वभाव पता चल जाता है, जिसके चलते हमारे लाइफ में होने वाले बेनिफिट्स और नुकसान वो वहां पे दिखता है। फिर द्वितीय हाउस में हर एक व्यक्ति के जीवन में धन बहुत चाहिए, पर समस्या ये आ रहा है धन हमें चाहिए, वो मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा ऐसे नहीं है, कोई ना कोई एनर्जी तो लेके आया हुआ है। अब लोग अगर कहते हैं इसका ग्रह खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा नहीं है। रास्ता, अच्छा, आपको अगर पहुंचना है दिल्ली, आज दिल्ली में प्रोग्राम है, तो एक लाइन पे अगर ट्रैफिक जाम है तो हम बाईपास लेके और उससे जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, हमें पहुंचना है। तो वैसे हमें धन चाहिए, कहाँ से मिलेगा वो पता नहीं है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र पत्रिका द्वितीय हाउस धन। अच्छा, आप वहां पहुंचो, हमें धन कहाँ से मिलेगा वो द्वितीय स्थान बता देता है। हमारी वाणी जो है वो हमारा दूसरा भाव बता देता है, वो किस प्रकार है। अगर वो अनबैलेंसिंग है, ज्यादा है बैलेंस कर दो, कम है ऊपर उठा लो, उसके उपाय हैं। ओके। अब हर एक व्यक्ति के लिए एक रेमेडीज नहीं दी जा सकती, हाँ, ताकि उस ग्रह के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, उसको लाभ मिलने वाला है। लाभ स्थान जो है वो 11वां हाउस है। दशम स्थान आपका भाग्य का माना जाएगा, दशम नहीं, नवम स्थान। नवम स्थान से भाग्य क्लियर हो गया, 11वें हाउस से आपको धन कहाँ से मिलने वाला है, साधन, व्हीकल आपका, वो व्हीकल है, तो आप उस वे से अब जाओगे, आपको धन मिलना शुरू हो गया। अच्छा। फिर हम तृतीय स्थान में चल जाएंगे। तृतीय स्थान में हमारे जो परिवार होता है, भाई बहन, माँ का स्थान अलग है, पिता का स्थान अलग है। तृतीय स्थान में भाई बहन, परिवार में जो लोग होते हैं, समाज में जिन जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, व्यवहार कैसे रहेगा, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो सब हम हमारे तीसरे हाउस से देख सकते हैं। अब तीसरे हाउस में होता क्या है कि ज्यादातर लोगों को माँ से भी रिलेटेड जानकारी मिलना चाहती है, तो मिल जाती है उससे भी, और चतुर्थ भाव से भी मिल जाती है। अब हम चतुर्थ भाव में अगर चल देते तो माँ का स्थान हमने बता दिया था आपको, मातृत्व का प्रेम जो चतुर्थ भाव होता है, माँ से मिलता है। फिर आपको माँ से मिलने वाली जो प्रॉपर्टीज है, फिर आपको शासकीय सम्मान होगा, अपमान होगा, उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी समस्या होगी आपको वहां से पता चलेगी। जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो भी आपको चतुर्थ भाव से मिलने वाले हैं। चतुर्थ भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, कारक तो चंद्र है, तो खुद का घर है। तो हर एक बालक के लिए माँ का जो पेट होता है उससे सुरक्षित जगह और कहीं नहीं है। इसीलिए चंद्रमा मतलब माँ का कारक, फर्स्ट डिलीवरी के लिए बेटी को माँ के घर भेजा जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारा मानसिक संतुलन जो है वो चंद्रमा से पता चलेगा। चंद्रमा दूसरे किसी और घर में जाके बैठा हुआ है, वहां से हमें पता चलेगा इसकी स्थिति क्या है। परंतु उसका मुख्य स्थान चतुर्थ भाव। पंचम स्थान में अगर हम चले जाते हैं
हमारी शिक्षा, हमारी विद्या, हम किस प्रकार का फील्ड चुन रहे हैं, वो जरूरी है। अभी कुछ लोगों के चतुर्थ भाव में शनि अगर है उदाहरण तौर पे, तो उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई में। आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं जो शिक्षा जिस प्रकार लिया जा रहा है उस तरीके से उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, ताकि जॉब उसके बाद मिलते नहीं है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चा किया है पढ़ने के लिए, समय भी और पैसा भी, एफर्ट्स खूब लगा दिए, रिजल्ट जीरो। तो वो वहां से देखना चाहिए। हाँ। पंचम स्थान से। षष्ठम स्थान हमारे शारीरिक पीड़ाएं, तकलीफें, हाथ पैर, जहां जहां पे जिससे जो जो रिलेटेड आता है, कितनी देर तक चलेगी, नहीं चलेगी, सुखी रहेंगे, ये हमारा सब सुख दुख का जो स्थान होता है, ये हमारे लिए हमारा षष्ठम स्थान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखा जाता है। इन स्थानों पे अच्छा ग्रह आकर बैठा हुआ है, हमारे लिए अच्छे फल मिलेंगे। इन स्थानों पे अच्छा ग्रह बुरा ग्रह ये नहीं होता है, परंतु ग्रहों की एनर्जीज होती है, उससे वो मैच खाती है कि नहीं खाती है वो जरूरी है। पानी है, पानी अगर हम बर्फ बनाने के लिए रख देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, उबाल दिया वो गर्म हो जाता है, एनर्जी अलग अलग है। अब हमारे लिए हम चॉइस कर सकते हैं कि अच्छी और बुरा, तो हमें वो उस तरीके से उस घर में देखना चाहिए। फिर हम षष्ठम स्थान से निकले, फिर सप्तम स्थान में हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका पार्टनर जो होता है, जीवन साथी जो होता है, फिर बिजनेस के लिए जो पार्टनर होता है वो भी वहां से देखा जाता है, सप्तम स्थान से। सप्तम स्थान से इसी से लोग धोखा खा रहे हैं आजकल, देखना नहीं चाहते, तकलीफें मोड़ लेते हैं, और सप्तम स्थान पे उनके लिए बहुत बड़ा सुख दुख वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपके जीवन में। लाइफ परिवर्तन वहीं से हो जाता है। हाँ। आपके बिजनेस पार्टनर भी क्यों ना हो, उस तरीके का नहीं मिल पाया, दुखी हो गए। लाइफ पार्टनर हो, उस तरीके का नहीं मिला, डिस्टर्ब हो गए। पूरी लाइफ आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब डिस्टर्बेंस, फिर वो व्यसन के अधीन चला जाता है। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। सप्तम स्थान हमारा पूरा हो गया, फिर अष्टम स्थान पे चल देते हैं। अष्टम स्थान पे क्या होता है कि हमारी जो आयु कितनी होगी, हमारी मृत्यु किस प्रकार होगी, अच्छा, कहाँ पर होगी, कैसी होगी, और हम मृत्यु के समय उसको हम देख सकेंगे, उसको फील कर सकेंगे, और इच्छा से उसको शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमारा अष्टम स्थान बता देता है। यहाँ से कुछ योग ऐसे भी बन जाते हैं, कई कई पत्रिकाओं के अंदर जो हमने देखे हैं, मंगल और राहु एकत्रित बैठा हुआ है, अंगारक योग जैसे भी कुछ योग बनने वाले ग्रह उसमें बैठे हुए हैं, तो जिसके चलते उनके पीछे कुछ न कुछ ऐसे शत्रु रहेंगे जो उनके ऊपर आघात करेंगे, पीठ पीछे वार जो कहते हैं। ओके। मतलब वो भी पता चल जाता है, पत्रिका के अंदर आपको ऐसा कुछ है नहीं जो आपको पता नहीं चलेगा, सब ये सूत्रों में बांध दिया गया है। अच्छा, फिर हम नवम स्थान पे चले जाते हैं। नवम स्थान में हमारा आध्यात्मिक उन्नति, हमारे बड़े गुरुजन, उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, कैसे रहेंगे, वो सब उसमें दिखते हैं। अच्छा, तीर्थ यात्राएं पता चल जाती है, अच्छा, उससे हमें मिलने वाली एनर्जी से हमें पता चल जाती है। ये हमारा भाग्य का स्थान है, इससे हमारे भाग्य में हमें क्या मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी उसमें पता चलेगा। फिर उसका साधन कहाँ से आएगा, तो 9 स्थान से 11 स्थान से पता चल जाता है उसका साधन क्या है, वे उसका रास्ता क्या है। तो 9 स्थान से फिर हम आगे चलेंगे 10वें स्थान पे। हाँ। 10वें स्थान में क्या होता है, खास तौर पे पिता का स्थान होता है। तो पिता के स्थान पे हमारे पिताजी का स्वभाव कैसे होगा, पिताजी का साथ हमारा कब तक रहेगा, उनकी आयु कितनी होगी, शासकीय सम्मान हमारे लिए किस प्रकार मिलेगा, नहीं मिलेगा, शासकीय फैसिलिटीज हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, वो इस स्थान से हमें पता चल जाएगा। फिर हमारे जीवन में कुछ सुख दुख जो भी होते हैं वो भी वहीं से पता चलेंगे। हमारे से जो बड़े हैं उनका सम्मान, वो वहां से पता चल पाएगा कि ये व्यक्ति कितना सम्मान करता है, नहीं कर पाता है, वो उसी से पता चल जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 11वां हाउस। 11वें हाउस में क्या होता है कि वहां पर जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह से रिलेटेड अगर हम पढ़ाई, हमारी पंचम स्थान, वहां से हम पहुंचे हैं लाभ स्थान जो हमारे लिए 9वां स्थान है, इनकी हम चैन बना लेवे, और द्वितीय स्थान जो हमारा आर्थिक स्थिति जो सुधारने वाला है, इनकी अगर चैन बनाए 11 स्थान तक पहुंच जाए तो साधन कहाँ से हमें फ्लो मिलने वाला है, कैश फ्लो कहाँ से आएगा,
उस ट्रैक से अगर चले जाएंगे तो हमें धन मिलने का रास्ता मिल गया, मतलब 11वां हाउस। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसके पत्रिका के अंदर शनि बैठा हुआ है। हाँ। अगर वो बेस्ट लॉयर अगर बन जाता हाँ। तो उसको कैश फ्लो तूफान। अच्छा। पर पिताजी के दबाव में आके उसने कर दिया डॉक्टर। चेंज हो गया। उसका भाई जिसके लाइफ में डॉक्टर बनने के योग थे, पर उसको बना दिया लॉयर। दोनों का जीवन डिस्टर्ब। किस कारण? दबाव में आकर। तो मतलब इसका फ्रीडम, हमारी खुद की एनर्जी हमें खुद फील करना चाहिए। प्रथम हाउस। 11वें हाउस से हम द्वादश स्थान पे चले जाएंगे। द्वादश स्थान पे क्या होगा हमारे लिए कि हम खर्च किस प्रकार कर रहे हैं हमारे लाइफ में, किसका कर्जा है। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं भूमि से लेकर, 10 एकड़ भूमि है, 2 भाइयों में बंटवारा होने वाला है, और वो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो 5-5 एकड़ तो दोनों को भी पता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। कर्म बंधन, पीछे का ऋण वहां दिखाई देगा। खर्च क्या करना है वहां से पता चलेगा। कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि जैसे कि उसको खत्म करना है, फिर आने के स्रोत शुरू हो जाएंगे, पर हम वो प्रेरित नहीं करते, देखते नहीं है, तो जिसके चलते हमें समस्या होती है। दिशा हमें इस स्थानों से मिल जाती है। 12 घर, वो घर कौन सा ग्रह उस स्थान पे बैठा हुआ है, उसके कारकत्व क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, और उससे रिलेटेड हमारे कर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो दिशा मिल गई, हमें दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए ज्योतिष के पास आना चाहिए। परंतु लोग क्या करते, ज्योतिष के पास आ जाते हैं, चार्ट दे देते हैं, ज्योतिष बता देता है ये पूजा करो, ये रत्न पहन लो, ये रेमेडीज कर लो, ठीक हो जाएगा। फील हो रहा है? नहीं है। क्या कर्म किए है पता है? नहीं है। क्या चेंजेस करने हैं? नहीं पता। ज्योतिष इसलिए देखना है हमारे लाइफ में हमें क्या चेंजेस करने हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या बदलनी है, हमने कौन सी गलतियां की है उसको सुधारना है। जैसे कि हमने अभी बता दिया, जिसको बनना था डॉक्टर वो बन गया लॉयर, जिसको लॉयर बनना था वो बन गया डॉक्टर, जबकि उन्होंने पढ़ाई भी की, डॉक्टर ने LLB कर दी है। अच्छा। पर बन गए हैं डेंटिस्ट। फिर इसकी भी पढ़ाई की और इसमें चले गए। क्यों? पिताजी के कहने का। तो हमारी अंतर आत्मा हमें ये बता भी देती है, पर हम उसको सुनना नहीं चाहते, जिसके चलते हमें ज्योतिष सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। ओके। तो ज्योतिषीय सलाह हमें लेनी चाहिए, परंतु वो सलाहकार भी उस लेवल का होना चाहिए, उसके भी भाव वैसे होने चाहिए, भाव होना चाहिए। वो क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, ये जरूरी नहीं है, उसके भाव क्या है। हमने बता दिया, भावो ही विद्यते देवो, भावग्राह्य जनार्दन। तो आपके भाव उसके पीछे के क्या है। अभी इसके लिए एक उदाहरण दूंगा। किसी संत महापुरुष के पास एक व्यक्ति चला गया, आंखें जा चुकी है, महाराज जी कुछ दया करो। उन्होंने लिया आंकड़े का पौधा, उसका निकाला दूध, डाल दिया आंख में। अब वो कोई पिए तो जहर है, आंख में चला जाए तो आंख उसकी पूरी मतलब लाइफ टाइम कोई डॉक्टर नहीं उसको दोबारा ठीक कर पाए, वो चेंज ही करना पड़ेगा, फिक्स है। उनको दृष्टि आ गई। भाव, वो एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है, कहीं से भी कर सकते, कुछ भी माध्यम बना सकते हैं, वो भाव है। तो ज्योतिष जो है पराविद्या है, परा और अपरा, जो इन आंखों से देखी नहीं जाती। आजकल लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ शॉर्ट्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इनके द्वारा लोगों के अंदर एक थीम निर्माण की जा रही है, रेमेडीज दी जा रही है कि आप ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से ये होगा। सबके लिए एक रेमेडीज नहीं हो सकती। स्वामी जी, अभी आपने कुंडली में जो है वो 12 घरों के बारे में तो बता दिया, लेकिन 9 ग्रह क्या होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं, ये थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। जी, 9 ग्रह जो है, सर्वप्रथम तो हम आपको एक बात बता देते हैं, 9 ग्रहों में से 7 ग्रह जो है वो हम आंखों से देख सकते हैं। अच्छा। और 2 ग्रह जो है वो छाया ग्रह है। अच्छा। तो 2 ग्रह छाया ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। फिर हम अभी बाकी के 7 कौन से हैं उनको देखते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु,
शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हो गए। 9 ग्रह जो है, 9 ग्रहों में हमने जो बता दिए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके अलग अलग कारकत्व है। सूर्य जो है ये राजा है, पिता के स्थान पे है, पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। इससे हमें सम्मान, राजयोग, शासकीय बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इनका तत्व अग्नि तत्व है, इनका रंग ऑरेंज रंग है। तो हमारे जीवन में जो जो ग्रहों की स्थितियां बढ़ चुकी है उनको बैलेंसिंग करना, और जो कम हो चुकी है उनको ऊपर कराना, तो उसके लिए ये रंग भी अलग अलग होते हैं। उसकी एनर्जीज को हम रेमेडीज के तौर पे उपयोग में लाना जरूरी होता है। चंद्र का काम क्या है? शीतलता। चंद्रमा मातृत्व का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। हमें मानसिक शांति जो देगा वो चंद्रमा देगा। माँ का सुख चंद्रमा दे देगा, बहनों का सुख चंद्रमा देगा। तो ये जो होता है, यहाँ पर चंद्रमा हमें ये दर्शाता है कि आपकी चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार है, वो 12 हाउस में जहां बैठा हुआ है वो हमें बता देगा। फिर हम सूर्य, चंद्र, अब मंगल। मंगल जो है सेनापति है, अग्रेसिव। सेनापति कैसे होता है? अग्रेसिव होता है, हर समय उसको वो तैनात होता है। मंगल के दोनों हाथों में तलवार लेके चल रहा है। ये जहां भी जाएगा इसका गुणधर्म क्या है कि ये लड़ाई, विवाद, जहां भी देखने के लिए मिल जाइए वहां कूद पड़ेगा बीच में, तो लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा। फिर मंगल क्या है? भूमि का कारक है। आपको भूमि से रिलेटेड बेनिफिट किस प्रकार मिलेंगे वो हमें मंगल बता देगा। फिर हम चलते बुध के पास। बुध हमारे अंदर वाणी का कारक है। बुध दांत का कारक है। बुध हमारी बुद्धि, हमारी निर्णय क्षमता। अच्छा, ये बुद्धि बुध से रिलेटेड आता है। फिर ये बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, तो बुध आदित्य योग। अच्छा, उसके जीवन में अच्छे फल बहुत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यही बुध अगर राहु के साथ में बैठा हुआ है तो वो बिल्कुल चतुराई दे देगा, एकदम किसी भी काम में एक्सपर्ट। जिसके साथ में जो बैठेगा उसके साथ में वो फल देना शुरू कर देगा बुध ग्रह। गुरु देवताओं का नेतृत्व संभालना है, गुरु तत्व है, वो एक एनर्जी है। उसका रंग सुनहरा, सोने का। वो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता से लेकर गुरु, जो हमारे आत्मज्ञानी गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या हो सकता है, वो दर्शाते हैं। अच्छा, इनका पीला कलर है, इससे हम लोगों को बैलेंसिंग करना है। हम उसके लिए क्या रेमेडीज यूज किया जाए पीले कलर से लेकर। ये हमें खुद एनर्जी जिस दिन समझना शुरू हो गया उस दिन हमारा लाइफ चेंज हो गया। ये हर एक व्यक्ति के पास ये विद्या होना चाहिए। अच्छा, फिर हम चलेंगे शुक्र के पास। शुक्र को दैत्यों का गुरु पद मिला हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे ये गुरु है, यहाँ पे शुक्र गुरु है। गुरु को यहाँ बृहस्पति कहा जाएगा, यहाँ पे शुक्र को गुरु कहा जाएगा। अच्छा, गुरु जो है वो नियमों में चलेगा। अच्छा, डिसिप्लिन, जो नियम आपने दिया हुआ है वो डिसिप्लिन, वो फाइनल, वो करना ही है, उसके बाहर नहीं जाना है। शुक्र क्या कहेगा कि हमें उसमें रहना नहीं है, नियम में नहीं रहना है, नियम के ऐसी तैसी, हम जो बोले वो कायदा, वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। अच्छा, शुक्र आपके जीवन में लग्जरियस लाइफ देता है। अच्छा, अगर कोई जातक पुरुष है तो उसके जीवन में शुक्र मजबूत होना मतलब उसका पत्नी स्थान, उसका पार्टनर का स्थान। अच्छा, उसके जीवन में उसको लग्जरियस लाइफ। अच्छा, सब देने के लिए शुक्र उसको देखा जाता है। शुक्र का रंग श्वेत कलर का, अच्छा, सफेद कलर का। तो उससे रिलेटेड हमें कुछ करना हो तो वो उपाय हम लोग कर सकते हैं। फिर हम शनि भगवान के पास चले जाएंगे। शनि भगवान योगी महापुरुष है, वर्ण उनका काला है, वो मतलब अतृप्त अवस्था में है, उनको भोजन चाहिए, प्यास लगी हुई है। तो हम किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ते में चल रहे कोई दिखाई दिया, उनको अगर पानी पिलाते हैं,
उनको अगर हम भोजन प्रसादी कराते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। लोग क्या करते, पैसा देके चले जाते हैं, हाँ हाँ समय नहीं है, हाँ पैसा देने के लिए तैयार है पर समय देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ समय निकाल के उसको भोजन प्रसाद, जिसको जो आवश्यकता है वो दो। शनि की वो आवश्यकता है, शनि की आवश्यकता पैसों की नहीं है, शनि की आवश्यकता ये है। इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है। उसको ठीक से समझना विस्तार से। अभी जो अपने आगे जो वीडियो बन रहे हैं बराबर तो उसके अंदर से विस्तार से, जिनको इसके बीच में रुचि है वो इसके अंदर आगे और बढ़ सकते हैं। सही बात। फिर हम देख रहे हैं अभी हमारे 7 ग्रह जो हम आंखों से देख सकते हैं। अच्छा। अब लोगों का कहना है कि सूर्य गोल है, सूर्य गोल नहीं, सूर्य चकोर है। अच्छा। तो ऐसे हर ग्रहों की जो स्थिति है उनका हमने अभी आपको बता दिया है। साइंटिफिकली इसका कुछ प्रूफ है? सूर्य जो है वो चकोर है, इसकी पुष्टि साइंस ने दी है। अब वो दी है, उसके लिए कुछ समय बीत चुका है। ये देखने के लिए हमारे पास 16वीं सदी में दूरबीन की निर्मित हुई, परंतु ये हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से, उसका कोई काल का वर्णन नहीं किया जा सकता, तब से उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि सूर्य भगवान इस प्रकार चकोर आकार के हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7 ग्रहों का तो हो गया है, तो राहु और केतु जो हमारे जो छाया ग्रह ये हमारे रह चुके थे। तो छाया ग्रहों में से राहु ग्रह जो है ये किसका कारक होता है? जो धुआं होता है, धुआं का मतलब राहु हो गया, छाया ग्रह। अगर हमें उनको देखना है प्रत्यक्ष रूप से, सूर्य को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, चंद्र को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, पृथ्वी को हम देख सकते हैं, ये ग्रहों में नहीं आती पृथ्वी, परंतु हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो ऐसे बाकी ग्रहों को अगर हमें देखना है तो हमें कुछ साधन चाहिए। अच्छा। परंतु राहु और केतु को अगर हमें देखना है तो उसके लिए भी साधन की आवश्यकता नहीं हो, प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। जो धुआं होता है वो क्या है? अच्छा, राहु है। अच्छा। और धुआं के बाद जो नीचे जो रक्षा रहती है वो क्या है? वो केतु है। अच्छा। ये देखने के लिए, दृष्टि गोचर के लिए। अच्छा। अब इन राहु और केतु का कारकत्व क्या है? राहु हमें भौतिक जगत का सुख दे सकता है, लग्जरियस लाइफ दे सकता है। अच्छा। कुछ रहस्यों को खुलवाने का काम राहु कर सकता है। राहु का कारकत्व, राहु भूखा है, उसको भोजन चाहिए। राहु यंत्र से जुड़े हुए, तंत्र से जुड़े हुए कार्य जो है वो राहु बता देगा आप लोगों के लिए। फिर जैसे कि आज प्रदूषण बढ़ रहा है तो वो भी धुआं है। और हम आश्रमों में, मंदिरों में धूप करते हैं, हवन करते हैं, उससे भी धुआं निकलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो धुआं फैक्ट्रीज का है, गाड़ियों का है, ये नेगेटिव धुआं, ये नकारात्मक राहु हम एक्टिव कर रहे हैं। और जो धुआं हवन से निकलता है, धूप से निकलता है, जो लोग क्या कह रहे, आप प्रदूषण मत करो। मैं इसी बात से थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बहुत बड़े गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि घर में अगरबत्ती मत जलाइए, धूप मत जलाइए, क्योंकि बाहर जो आपका पोल्यूशन है वही इतना ज्यादा है। वापस आप अपने घर में भी ये मत कीजिए। और इससे लेके कुछ स्पिरिचुअल गुरुज इस तरह की भी एक बात करते हैं कि जो आप अगरबत्ती यूज कर रहे हो उसमें बाम्बू जो होता है उसकी अंदर बांस की जो लकड़ी यूज की जाती है, वो लकड़ी अच्छे कार्यों में कभी यूज नहीं करते हैं। कोई मरता है तो वो 3D के लिए वगैरह उसका यूज किया जाता है। तो धूप ये घर में जलाना चाहिए आपके हिसाब से? वो पॉजिटिव है तो कैसे है, और वो जो नेगेटिव है तो किस प्रकार का है? तो नेगेटिव जो है बांस को नहीं कहा जा सकता, उसके पीछे का रीजन अलग है। अच्छा। प्रथम हम नेगेटिव धुआं और पॉजिटिव धुआं इसके ऊपर बात कर लेंगे। जिससे हमें नुकसान हो रहा है वो नेगेटिव धुआं, भले वो अगरबत्ती भी क्यों ना हो। जो लोग कह रहे हैं आप अगरबत्ती मत जलाओ, प्रदूषण हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगरबत्ती की आवश्यकता इतनी बढ़ चुकी है कि लोग यंत्रवत लगा रहे हैं। किसके लिए लगाना वो नहीं पता, वो अपने हाथों से गलत कर्म कर रहे हैं। अच्छा। अगरबत्ती जलाकर इसका भी दोष उनको मिलेगा।
कैसे मिलेगा? सर्वप्रथम जो अगरबत्तियां हैं, ये अगरबत्ती केमिकल से बना रहे हैं। प्रदूषण, हाँ, राहु एनर्जी हम लोगों ने माइनस में लाई, समझ गए? हाँ, प्लस में कैसे लाएंगे? जब हम वही कुछ औषधियों से, वनस्पतियों से, ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई धूप बत्ती, अगरबत्ती, गाय के गोबर के कंडे होते हैं, हाँ, गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है, उसके अंदर आप केमिकल्स मत डालो, एसेंस मत डालो, हाँ, नेचुरल नेचुरल्स उसके जो है। अंदर आप डाल सकते हो। ये कहाँ से मिलेगा? जो मंदिरों में फूल चढ़ाया जाता है उसको एकत्रित करो, स्टोर करो, उसका बना लो आप इत्र आदि, वो सब उसके अंदर उपयोग में लाओ, तो ये पॉजिटिव, हाँ, उससे राहु खुश हो जाएंगे। अच्छा, बढ़िया। पर आज बहुत कम मात्रा में लोग इसको उपयोग कर रहे हैं। क्यों? महंगा पड़ रहा है। ताकि हाँ, नेचुरली अगर हमें चाहिए तो मार्केट में महंगा पड़ रहा है। महंगा क्यों पड़ रहा है? अवेलेबल भी होना चाहिए उतना। अवेलेबल हो जाता है, परंतु लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा अगर हो जाए तो वो सस्ता हो जाएगा। रिक्वायरमेंट कम है इसलिए वो महंगे दाम में बेच रहा है। आप एक बिजनेस पॉलिसी को नोट कर लेंगे, हाँ, लोगों की रिक्वायरमेंट अगर वो बढ़ जाती है तो शुरू में भले उनको महंगा पड़ेगा, पर अपने आप रिक्वायरमेंट बढ़ती 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 गई कि लोग उसका बनाने का रेशियो जो है वो ज्यादा बनाना शुरू कर देंगे। और मैं भी हूँ, कोई भी हूँ, बिजनेस माइंड क्या है, आपसे ज्यादा 2 रुपए में मैं कम कैसे दे सकता हूँ? अच्छा, ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएगा। पर बनाने वाला बड़ी इच्छा से बनाता है कि सब लोगों ने ये धूप इस प्रकार से यूज करना चाहिए, अगरबत्ती इस प्रकार की यूज करना चाहिए, वो नहीं हो पाती। और अब बात आ रही है बांस की लकड़ी। बांस की लकड़ी अशुभता का प्रतीक नहीं है, बांस का लकड़ी मतलब शुभता का प्रतीक है। व्यक्ति का शरीर, पंच महाभूतों का शरीर, सब लोग उसको स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं। मतलब वो जिस समय उसके अंदर वो आत्मा थी उस समय जितना सम्मान नहीं किया जा रहा था, उससे ज्यादा सम्मान उस समय उस पंच महाभूत का शरीर का किया जाता है। फिर उसका सम्मान के तौर पे वो लकड़ी, मतलब बांस की लकड़ी, मतलब लक्ष्मी का कारक, अच्छा, उसके ऊपर उसको लेटाया जाता है, उसके साथ में उसको ले जाया जाता है, सम्मान दिया जाता है। परंतु बांस की लकड़ी लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी को अगर उसके ऊपर अर्थियों के ऊपर रख के उसको अगर जला देंगे तो हमने क्या कर्म कर दिया? लक्ष्मी को जला दिया। तो लक्ष्मी को जलाया नहीं जाता, इसलिए बांस जलाना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर ये बांस जो है, इसके बगैर अगरबत्ती बन नहीं रही है, लकड़ी उसके अंदर डालने। शास्त्र में वर्णित है भगवान की पूजा में धूप और दीप, इसका उपयोग होना चाहिए। अच्छा, अगरबत्ती दीप नहीं कहा गया, अच्छा, धूप और दीप, अच्छा, ये वर्णन आया हुआ है। तो आजकल आयुर्वेद का उपयोग करते हुए, वनस्पतियों का उपयोग करते हुए ऐसे ऐसे धूप भी बन रहे हैं। बराबर। तो अगरबत्ती भी लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर बांस की उपयोग न करते हुए दूसरे कोई किसी लकड़ी का उपयोग हो सकता है, तो उसका उपयोग करते हुए वो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए अगरबत्ती जलाने के लिए। परंतु बांस जला रहे मतलब लक्ष्मी, हर दिन प्रार्थना कर रहे भगवान मुझे लक्ष्मी मिल जाए, और सबसे पहले उनके सामने खड़े होकर हम लक्ष्मी को जला रहे हैं। हर एक शॉप में चले जाएंगे, आपको हर दिन भगवान, जैसे शटर खुल गया, भगवान के दर्शन हो गए, दीप जला दिया, अगरबत्ती बांस जलाना स्टार्ट। तो इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये हो गया राहु से रिलेटेड। अभी केतु हमारा बाकी है। केतु ग्रह जो है, केतु ग्रह क्या करता है हमारे जीवन में, क्या बदलाव लाता है? केतु ग्रह परिपक्वता है। अभी ज्योतिष सलाहकार बता देते हैं कि 9 ग्रहों के अंदर 9 ग्रह है ही 7 ही मुख्य, बाकी आप 2 ग्रहों का इतना विचार मत कर लेना। परंतु हमारा मानना तो ये है कि सभी मनुष्यों की यात्रा राहु से शुरू होती है और पूर्ण केतु के पास हो जाती है। परिपक्वता केतु देता है। आपका कुछ बाकी है, शेष है, वो भी केतु आपको बताएगा। तंत्र मंत्र यंत्र से लेकर केतु जुड़ा हुआ है। केतु जो है आपको मोक्ष का कारक है। मोक्ष तक ले जाने का काम उसका, मोक्ष देने का नहीं, मोक्ष तक ले, उस रास्ते पे आपको यात्रा करवाने का काम उसका है। किसी के स्थान पे केतु है, लग्न स्थान पे, वो अगर आध्यात्मिक उन्नति की ओर, अपनी आत्मा की ओर डीप में नहीं जाना चाह रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्रकृति जो है उसको मतलब इतने दुख देगी, इतनी परेशान कठिन परिस्थितियां आएगी, वो बोलेगा मैं बहुत दुखी हूँ,
रास्ता चेंज कर दिया, केतु उस रास्ते से ले जाता है। तो हमें वो समझना चाहिए कि केतु हमारे लिए हमारे जीवन में क्या लाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केतु परिपक्वता दे देता है, शेष कर्म हमारे उसने दर्शा दिए है, वो कर्म हमें पूर्ण करने हैं और परिपक्व होकर मोक्ष के रास्ते में आगे बढ़ना है। केतु गुरु का शिष्य है। अच्छा, अब इसको हमें बैलेंसिंग करना है। तो केतु मतलब हमारे शरीर के अंदर ये कान है, ये है केतु। हम कानों से जो सुनते हैं, जो कुछ भी होता है वो कानों से हो जाता है। अब केतु को अगर हमारे कोई एनर्जी डिस्टर्बेंस है तो गुरु को उसके अंदर रिंग डाल दो, मतलब सोने की रिंग डाल दो, तो केतु क्या करेगा, गुरु का कहना मानना शुरू कर देगा, गुरु का बल मिलेगा। और हर एक ग्रहों की स्थिति में गुरु का बल अगर मिलना शुरू हो गया तो बाकी ग्रहों का प्रभाव जो आपके ऊपर हो रहा है वो होना कम हो जाता है। मतलब आपको वो तकलीफ नहीं मिलेगी। जो गलतियां तो हम कर चुके हैं, एनर्जीज हमने डिस्टर्ब कर रखी है, पर अब फल भी तो नहीं भुगतना चाहते हैं, तो रास्ता ढूंढना है ज्योतिषीय सलाह का। इस तरीके से हमने अभी आपको सूर्य से लेकर केतु तक के जो 9 ग्रह, 7 ग्रह दृष्टिगोचर, 2 ग्रह छाया ग्रह, ऐसे 9 ग्रहों की हमने आपको वर्णन करके उसकी जानकारी को दे दी है। अच्छा। अब राहु और केतु से लेकर हम कुछ आपको अगले वीडियोस में भी बता देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, हाँ, अच्छा। इतना इंटरेस्टेड है कि मतलब आपका पूरा लाइफ जो है राहु से स्टार्ट होकर केतु तक जो पहुंचता है, ये सब उसके बीच में आ रहे हैं बाकी ग्रह। यहाँ तक राहु और केतु जो ये दोनों ग्रह जो है, ये बाकी सभी ग्रहों को भी किस प्रकार ग्रास लेते हैं। अच्छा, ये भी उसके अंदर वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। जी जरूर। और हमारे जीवन में आर्थिक समस्या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हाँ। तो जिनको आर्थिक समस्याओं से जो तकलीफ हो रही है, जो जूझना चाह रहे हैं, जूझना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों ने इस वीडियो को तो जरूर देखना चाहिए। अच्छा। और उसका इलाज भी उन्होंने ही करना चाहिए। अच्छा, वो भी हम उस वीडियो में हम आपको बता देंगे। जरूर।